बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इकोलॉजी एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर सहरी शुमर। आज हमने बेसिकली अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करना है इकोलॉजी का, दैट इज़ बेसिक ग्लोबल इकोसिस्टम। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेनली इकोसिस्टम को डिस्कस किया था, इकोसिस्टम के मुख्तलिफ लेवल्स को डिस्कस किया था, उसकी कंपोजिशन को डिस्कस किया था। हमने बोला था कि उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं और साथ साथ कम्युनिटी पाई जाती है इकोसिस्टम के अंदर। और इसके साथ साथ हमने कम्युनिटी और इकोसिस्टम का डिफरेंस चेक किया था। आज हमने उसी को आगे लेकर चलना है, दैट इज़ बेसिक ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करें तो ग्लोबल आप जानते हैं कि होल वर्ल्ड इसके अंदर आ जाएगी। और इकोसिस्टम में आपको पता है कि इकोसिस्टम में बायोटिक और ए बायोटिक सिस्टम दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह रहे हैं, द ग्लोबल इकोसिस्टम इज नोन एज द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर आपको पता है, बायोस्फीयर एक ऐसा पोर्शन है हमारी अर्थ का दैट सपोर्ट्स लाइफ, के जो हमारी लाइफ को मुमकिन बना रहा होता है। ठीक है, ऐसी हमारी अर्थ की सरफेस ऐसा पोर्शन जिसके अंदर ज़िंदगी मुमकिन हो। अब ज़िंदगी मुमकिन होने के लिए आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तरह की हमारी नेसेसिटीज़ हैं। उसके अंदर हमारे लिए हमें वाटर चाहिए, हमें सॉइल चाहिए, हमें मुख्तलिफ तरह के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो वो पोर्शन ऑफ अर्थ जो हमारी इस तमाम नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहा होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है, बाउंड्री है टॉप टू बॉटम जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। वो अर्थ की सरफेस पर है जितनी भी लाइफ, इसके अलावा समुद्रों की तह में है जितनी लाइफ, तो हमारी हद नज़र जहाँ तक जा रही है उस जहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ मुमकिन है। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि सर्वाइव कर रहे हैं समुद्र की तहों के अंदर। ठीक है, जहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शंस हो रही है वहाँ पर, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, वो सारी की सारी बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, दैट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ इकोलॉजी, जिसको हम बार बार डिस्कस भी करेंगे। आपको पता है कि इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग इन द सराउंडिंग, कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसको हम इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट हो या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, जो कि हमारी लाइफ पर डायरेक्टली अफेक्ट डाल रहे हों। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर, वो प्लांट्स पर भी अफेक्ट डाल रहे होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स पर भी अपना डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो इंटरेक्शन दे रहे होते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, एनवायरनमेंट। बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह अगर हम फिजिकल या फिर ए बायोटिक कंडीशंस की बात करें तो उसमें टेम्परेचर आ जाती है, पीएच है, सॉइल है, वाटर है, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, कि अगर इनके अंदर चेंज आता है, वाटर की अमाउंट में चेंज आ रहा है या फिर टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, द लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट ऑफ प्लेनेट अर्थ द बायोस्फीयर इज कम्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग 3 चीफ मीडिया। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे बायोस्फीयर के अंदर, वो क्या है, मेनली एयर है, वाटर एंड सॉइल, कि ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि सर्वाइवल के लिए हमारी ज़रूरी हैं। दीज आर द 3 मेजर सब डिवीजन्स ऑफ द बायोस्फीयर। पहले हमने बायोस्फीयर को डिस्कस किया। हमने कहा कि बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हम बार बार इसको स्फीयर क्यों कह रहे हैं। ठीक है, हमने बायोस्फीयर कहा, हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं। स्फीयर इज मेनली, स्फीयर निकला है लफ्ज ग्लोब से। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप जस्ट लाइक अ ग्लोब। ठीक है, तो वहीं से ही एक वर्ड निकला है दैट इज़ ग्लोब। ग्लोब को आपको पता है कि अगर हम ग्लोब की शेप को कंसिडर करें तो ग्लोब की शेप सफेरिकल होती है, तो उसी सफेरिकल शेप से वर्ड निकला है सफेयर, जिसकी वजह से हमने इसे कहा है बायोस्फीयर। ठीक है, बायो मीन लाइफ और सफेयर मीन अर्थ का वो हिस्सा जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उसी बायोस्फीयर को हमने आगे मजीद 3 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया है, दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की बात करें दैट इज मेनली एयर एंड हाइड्रो इज वाटर एंड लिथो इज सॉइल। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ बायोस्फेयर, और इसे हमने कहा कि मेनली इसके अंदर एयर होती है। एयर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एयर को हम कह रहे हैं कि एनवेलप ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, अर्थ की इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मुख्तलिफ तरह की ट्रेस अमाउंट में जो गैसेस पाई जाती हैं,
वो सारी की सारी एक एनवेलप बना रही होती हैं जो कि सराउंड कर रहा होता है अर्थ को, और उसे हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर। इस फिर एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है? फर्स्टली तो ये एटमॉस्फेयर फिल्टर कर रहा होता है सनलाइट को। सनलाइट को कैसे फिल्टर करता है कि सनलाइट के अंदर मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो कि हार्मफुल होती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, साथ साथ एनिमल लाइफ के लिए। तो उसको जो है डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचने से रोकती है ये एटमॉस्फेयर। इसके साथ साथ अफेक्ट करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस को, मेनली हमारी जो एयर की टर्बुलेंस है, एयर वेव्स हैं। इसके साथ साथ हमारी जो बारिशें हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है ये एटमॉस्फेयर। और रेजरवायर ऑफ सेवरल एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ, कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। नाउ व्हाट इज़ द वेरियस जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर की वेरियस जोन्स या फिर लेयर कौन कौन सी हैं। उसमें आ जाती है मेनली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनो एंड एक्सोस्फेयर। मेनली मुख्तलिफ तरह की बुक्स में इसकी 4 लेयर्स बताई गई हैं, लेकिन होती 5 है। बेसिकली 4 को ही डिस्कस किया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को समटाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन पार्ट है ये एटमॉस्फेयर का। डिस्कस बेसिकली 4 ही की जाती है। ठीक है, और जो आइनोस्फेयर है जो कि 4th लेयर है, उसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि थर्मोस्फेयर के अंदर ही आइनोस्फेयर आती है, इसलिए हम इसको एक ही कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज थर्मोस्फेयर। और ठीक है, जो क्लोजेस्ट टू द अर्थ जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है, देन मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और देन एक्सोस्फेयर। इसी को हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, दैट इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ, क्योंकि हमारी क्लोजेस्ट लेयर होती है। इसके अलावा लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर विच सब्जेक्ट्स टू डिफरेंशियल हीटिंग, टेम्परेचर इन्वेरियंस एंड कन्वेक्शन करंट्स। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की टेम्परेचर की चेंजिंग्स आ रही होती हैं और साथ साथ कन्वेक्शन करंट चल रहे होते हैं इसके अंदर। कन्वेक्शन आपको पता है कि ऐसा चेंज जो कि फ्लूइड मीडियम के अंदर हीट का जो चेंज आ रहा होता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बेसिकली आप इसकी जो एग्जांपल लेते हैं बॉइलिंग वाटर से लेते हैं, कि इसमें जो बॉइलिंग वाटर में बर्नर पर जो पानी पड़ा है उसके अंदर बर्नर के अंदर जो हीट है वो डायरेक्टली वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो हीट का चेंज आ रहा है, हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। और ये जो चेंज है मेनली ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो पोलर रीजन्स पर मीन साउथ या फिर नॉर्थ पोल्स पर जो इसकी हाइट है उसको हम कंसिडर करते हैं 8 to 10 किलोमीटर्स। इसी तरह मॉडरेट लैटिट्यूड्स पर इसकी जो लेंथ है या हाइट है उसको हम 10 to 12 किलोमीटर, और इक्वेटर से इसकी जो हाइट है उसे हम 16 to 20 किलोमीटर कंसिडर करते हैं। जनरली जो हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की हाइट की, उसे हम 0 to 12 किलोमीटर कंसिडर करते हैं, कि बेसिकली सरफेस ऑफ अर्थ से जो 12 किलोमीटर की हाइट है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर जो चेंज आ रहा होता है वो टेम्परेचर का चेंज आ रहा होता है। कैसा चेंज है कि टेम्परेचर जो नॉर्मल पोजीशन में था वो ट्रोपोस्फेयर में हाइट की तरफ जाते हुए या फिर ऑल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हुए मेनली टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, मेनली जो टेम्परेचर का जो चेंज आता है दैट इज 17 to -58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर तक जाते हुए टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है, अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है हाइट की तरफ जाते हुए। और वो होता क्यों है कि टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में? वो होता इसलिए है कि आपको पता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इन गैसेज में से जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि उसने हीट को एब्जॉर्ब करना है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, मीन्स हमारा जो अल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाता है हाइट की तरफ जाते हुए। तो ये जो कंसंट्रेशन है गैसेस की, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ मूव करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज करेगी तो कैपेसिटी भी डिक्रीज करेगी हीट को कंटेन करने की।
जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी उसकी कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जितनी वो हीट कंटेन कर रही थी अब वो कम करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे जैसे वो कम करेगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मेनली रीजन क्या हुई कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है हाइट की तरफ मूव करते हुए, दैट इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं हमारी अर्थ पर, हमारे इन्वायरमेंट में, वो मेनली क्लाउड फॉर्मेशन, लाइटनिंग, थंडरिंग, थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन, वो सारी की सारी इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रही होती है। जो बारिशों का चेंज आ रहा है, क्लाइमेटिक इवेंट्स चेंज हो रहे हैं हमारे मुख्य तरह के, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारा तमाम जो हमारा बायोमास है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। उसमें ह्यूमंस हैं, इसके अलावा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सारे के सारे जितनी भी हमारी लाइफ है दुनिया पर वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अब वजह क्या है कि बाकी जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उसमें लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही लाइफ पॉसिबल क्यों है। मेनली इसकी फर्स्ट रीज़न ये है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर क्लोजेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो कि अर्थ के करीब तरीन लेयर है। तो मेनली अर्थ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रेविटी चाहिए, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो मेनली ट्रोपोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ सेकेंड रीज़न ये है कि लाइफ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं सर्वाइवल के लिए। उसमें हमें वाटर चाहिए, हमें सॉइल चाहिए, हमें मुख्तलिफ तरह की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, साथ साथ हमें मुख्तलिफ तरह की गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो सारी की सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो हमें ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मिलेंगी। जिसकी वजह से ये रीज़न हम कहते हैं कि एक तो हमें ग्रेविटी चाहिए, साथ साथ हमें मुख्तलिफ तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं सर्वाइवल के लिए, जिसकी वजह से सारी की सारी जो बायोमास है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि टेम्परेचर, जैसे आपको पहले बताया कि इसके अंदर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करता रहता है हाइट की तरफ जाते हुए, और वो जो टेम्परेचर का डिक्रीज है जो कि 2 से 17 से -58 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा था हमारे पास, वो मेनली पर किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस चेंज आता है कि जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर अबव जाते रहेंगे टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, 0 से 12 किलोमीटर तक जाते हुए 6 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। और थर्ड पॉइंट है कि अपर जो रीजन होता है ट्रोपोस्फेयर का, या टॉप मोस्ट जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, उसमें टेम्परेचर जाकर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अगर सरफेस से 12 किलोमीटर तक मूव करते हैं, जो कि ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री है, वहाँ तक जाते हुए टेम्परेचर -58 या फिर अबाउट -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम टॉप मोस्ट बाउंड्री तक पहुँचते हैं ट्रोपोस्फेयर की, तो वहाँ पर जाकर टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता, ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। और उस लेयर को हम नाम दे रहे हैं ट्रोपोपॉज, जहाँ पर जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एयर प्रेशर की बात करें, तो एयर प्रेशर भी जैसे जैसे हम हाइट की तरफ मूव करते हैं एयर प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। आपको पता है कि अर्थ की जो सरफेस है उसका मेनली एयर प्रेशर हम मिली बार्स में कंसीडर करते हैं, दैट इज़ 1014 मिली बार्स। ठीक है, और अगर हम 5 किलोमीटर फॉर एग्जांपल अबव मूव कर जाते हैं अर्थ से, कि हमने 0 किलोमीटर से मूव करना शुरू किया और 5 किलोमीटर तक हम ऑल्टीट्यूड के हिसाब से हम मूव किए, तो 5 किलोमीटर तक जाकर जो हमारा एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, मेनली हाफ हो जाएगा। अर्थ की सरफेस पर 1014 था, तो 5 किलोमीटर तक जाकर बिल्कुल हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम 11 किलोमीटर तक मूव करते हैं तो अबाउट 225 मिली बार्स का टेम्परेचर वहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 17 किलोमीटर तक मूव कर गए हैं अबव द अर्थ, तो उसमें क्या होगा, 90 मिली बार हमारे पास टेम्परेचर, जो एयर का प्रेशर है वो 90 मिली बार रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अबव मूव कर रहे हैं एयर का प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है, इसके साथ साथ एयर की जो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए जो हमारे मेनली एयर क्राफ्ट्स होते हैं, जो हमारे बलून्स होते हैं, एयर बलून्स जो होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर फ्लाई कर रहे होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एयर का प्रेशर डिक्रीज कर रहा है
एयर का प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स और वेदर बलून सारे के सारे इसी के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटोस्फेयर? दैट इज द बेसिक लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, जिसे हम सेकेंड लेयर भी कह रहे हैं। और बेसिक इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जा रही होती है। ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से हम इसे बेसिक लेयर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये मेनली 12 से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट जा रही होती है। जैसे आपको पता है कि हमने ट्रोपोस्फेयर में कहा कि उसकी हाइट है 0 से 12 किलोमीटर तक। इसी तरह 12 से 50 किलोमीटर तक जो रेंज होगी, हाइट होगी, उसे हम कह रहे हैं उसमें स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की जो मिडल रीजन होता है या जो मिडल लेयर होती है, अबाउट 25 टू 30 किलोमीटर की जो रेंज है, 25 या 30 किलोमीटर तक की जो रेंज है, उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से ये बेसिक लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका लिखा हुआ है, दिस जोन इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एरोप्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन इट्स लोअर जोन। ठीक है, कि इसके अंदर क्लाउड्स नहीं बनते और एरोप्लेन जो है वो इसकी लोअर रीजन में फ्लाई कर रहे होते हैं। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान जो एक कनेक्शन है, वहाँ पर जो है मेनली एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। यही वजह है कि हम जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं एरोप्लेन्स में, तो बादल बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल करीब हमारे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बादलों में सफ़र है, आपको पता है कि क्लाउड्स जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर में बन रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होती। ट्रोपोस्फेयर में बादल बन रहे हैं, तो हम भी ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री होती जो है वो वहाँ पर एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे होते हैं, जो कि क्लोजेस्ट बाउंड्री होगी क्लाउड्स की। ठीक है, इसके अलावा द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेज अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में अपर हाइट की तरफ जाते रहेंगे, 12 से 50 किलोमीटर तक मूव करेंगे, टेम्परेचर मेनली इंक्रीज होगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ट्रोपोस्फेयर में हम टेम्परेचर के डिक्रीज की बात कर रहे थे, इसमें हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ट्रोपोस्फेयर में हमने बात की थी कि टेम्परेचर जो मेनली डिक्रीज होता है वो 17 टू -58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर -58 से अबाउट 90 तक चला जाता है, या फिर इससे कम, मतलब पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। पहले हमारे पास टेम्परेचर था, माइनस में टेम्परेचर हो गया था। ठीक है, अब वो पॉजिटिव वे में, मतलब पॉजिटिव उसकी पॉजिटिव डिग्री सेल्सियस की तरफ वो मूव करना शुरू कर देगा, इंक्रीज होना शुरू कर देगा। एंड सच एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज ड्यू टू ओजोन फॉर्मेशन। कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो क्यों रहा है? क्योंकि इस लेयर में ओजोन पाई जा रही है। ठीक है, जैसे हमने पहले कहा कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो होना तो ये चाहिए था कि स्ट्रेटोस्फेयर में तो बिल्कुल भी अमाउंट कम होती जाएगी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्यों नहीं टेम्परेचर डिक्रीज? टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बेसिक ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि मुख्तलिफ तरह की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को और सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और उस लेयर को हम, इस लेयर की वजह से हम इस लेयर को नाम दे रहे होते हैं ओजोनो सफेयर। जिसके अंदर ओजोन पाई जा रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? ओजोनो सफेयर। नाउ हमने ओजोन की बात करनी है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। स्ट्रेटोस्फेयर को बेसिकली हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। बेसिक लेयर जो है लोअर लेयर होती है, देन मिडल एंड देन अपर लेयर। लोअर लेयर जो कि 12 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और अबाउट 25 किलोमीटर की हाइट तक उसकी रेंज होती है। ठीक है, फिर 25 से 30 किलोमीटर की जो रेंज है उसे हम कह रहे हैं मिडल रीजन या फिर मिडल लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके अंदर ओजोन पाई जा रही होती है। ठीक है, और उसके अबव जो रीजन है उसे हम कह रहे हैं अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और जो मिडल रीजन है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर ओजोन पाई जा रही है। दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, आपको पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसकी वजह से ये उसको डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, तो मेनली ये हमारी जो सनलाइट है उसको फिल्टर कर रही होती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस क्या चल रहा होता है? ये क्या करती है कि हाँ, ये जो सनलाइट इसके अंदर पहुंच रही है उसको एब्जॉर्ब करती है,
O3 उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और टूट जाती है, मतलब इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है और साथ साथ ऑक्सीजन का एक एटम रिलीज होता है। ठीक है, ये डीकम्पोजिशन हो गई ओजोन की। क्यों? क्योंकि इसने मेनली हीट को एब्जॉर्ब किया जो कि सनलाइट से आ रही थी। हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी डीकम्पोजिशन हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी डीकम्पोजिशन होती है वैसे ही इसका जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम, यही दोबारा मिलकर दोबारा इसका ओजोन को बना देते हैं। मतलब जैसे ही इसकी डीकम्पोजिशन होती है वैसे ही इसकी दोबारा फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इसकी डीकम्पोजिशन भी हो रही है और इसकी नेचुरल डीकम्पोजिशन हो रही है और नेचुरल फॉर्मेशन हो रही है O3 की या फिर ओजोन की। ये हो रहा होता है मिडल रीजन में स्ट्रेटोस्फेयर की। ये है एक नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब इस नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाएगा तब वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, और ये थ्रेट्स आते कहाँ से हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब कैसा होता है? ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है इस हद तक इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ओजोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और उसकी डीकम्पोजिशन नॉर्मल प्रोसेस से ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसकी जो लेयर है ओजोन की उसमें होल्स, परमानेंट होल आ गए हैं। ठीक है, सुराख पड़ गए हैं जिसे हम कह रहे हैं ओजोन होल। ठीक है, और ये ओजोन होल बन किस वजह से रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो कि थ्रेट है ओजोन लेयर पर, जिसकी वजह से हमारी ओजोन की लेयर में मुख्तलिफ तरह के होल्स बन गए। लेकिन ये होल्स बनना स्टार्ट क्यों हुए? इसकी मेन रीज़न थी हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि एयर स्प्रेज में पाई जाती है, मुख्तलिफ तरह के एयर कंडीशनर से रिलीज़ हो रहे होते हैं। साथ साथ रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ CFCl3। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जैसे ही अपवर्ड जाता है, ओजोन लेयर तक पहुंचता है, तो ये उसकी रेस के साथ जैसे ही टकराता है तो ये टूट जाता है CFCl2 में और क्लोरीन का एक रेडिकल, फ्री रेडिकल रिलीज हो जाता है। वो फ्री रेडिकल जो कि क्लोरीन का रिलीज हुआ है वो रिएक्ट करेगा O3 के साथ, दैट इज ओजोन, और वो O3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो OCl फ्री एक रेडिकल बना देगा और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। मेनली बेसिक जो इसमें बात हुई वो ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे एयर कंडीशनर या फिर एयर स्प्रे से रिलीज होते हैं वो जाकर ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन की डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमारी नेचुरल डीकम्पोजिशन हो रही थी जो कि नॉर्मल प्रोसेस था, जैसे ही वो टूटती थी दोबारा बन भी जाती थी, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये चल रहा था। लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रोसेस चला वो क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट हुए होम से और इंडस्ट्रीज से, वो जाकर ब्रोकन डाउन, उन्होंने ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दी किसकी? हमारी ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर की डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल प्रोसेस था डीकम्पोजिशन का और फॉर्मेशन का, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया और ओजोन में एक परमानेंट होल आ गया जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन होल। ठीक है, a big hole thinning of the ozone layer has occurred in the above Antarctic region। के अंटार्कटिक रीजन में एक परमानेंट होल हमें नजर आता है ओजोन की लेयर में, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उस होल से हमारी ज़मीन तक पहुंच रही हैं और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, हमारे लिए मुख्तलिफ तरह के हमारे ऊपर इफेक्ट्स डाल रही होती हैं। ठीक है, उसमें हमारे स्किन कैंसर आ जाता है। उसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो कि मतलब हमारी जो एयर का जो वेदर का पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है, बारिशें अपने वक्त पर नहीं होती, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। इसके अलावा विंड का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है और साथ साथ इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ आ जाती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, वो सारी की सारी इसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से हैं। और इसके साथ साथ फूड चेन भी डिस्टर्ब हो रही होती है। ठीक है, फूड चेन, हमारी जो टोटल फूड वेब है एटमॉस्फेयर का, वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है इस यूवी रेस की वजह से, जो कि ओजोन लेयर से पास आउट होकर अर्थ तक पहुंच रही है। और वो हुआ क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, गैशियस पोल्यूटेंट्स की वजह से। ठीक है, तो मेनली हमें इन जो पोल्यूटेंट्स हैं, इकोलॉजी के मुख्तलिफ तरह के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने
अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। थर्ड इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में आ रही है, और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये मेनली 85 किलोमीटर की हाइट तक इसकी रेंज होती है। पहले हमने ट्रोपोस्फेयर की बात की जो कि मेनली 12 किलोमीटर तक पहुंच रही थी। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेटोस्फेयर कहा कि 50 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। नाउ देर इज मीजोस्फेयर दैट इज 85 किलोमीटर इन हाइट। ठीक है, उसकी रेंज 85 किलोमीटर तक है। और इसमें जो है मेनली दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा था, हमने कहा था कि 17 से -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में। फिर जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ मूव किए, उसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। टेम्परेचर मेनली -58 से हमने कहा था कि 90 या प्लस पॉइंट तक जा सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और मेनली इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन लेयर थी और ओजोन ने मुख्तलिफ तरह की हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और अब हम मीजोस्फेयर की बात कर रहे हैं। मीजोस्फेयर में टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और वो डिक्रीज होगा कहाँ से कहाँ तक, कि मेनली अब जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चला गया था टेम्परेचर, वो दोबारा से नेगेटिव्स में आ जाएगा और -80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपर लेयर ऑफ दिस जोन फॉर्म द मीजोपॉज। जैसे हमने ट्रोपोपॉज भी कहा था कि ट्रोपोपॉज वो बाउंड्री है या टॉप मोस्ट बाउंड्री है ट्रोपोस्फेयर की, जहाँ पर जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ना वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना वहाँ डिक्रीज होता है। ठीक है, इसी तरह मीजोस्फेयर में भी टॉप मोस्ट जो बाउंड्री है उसे हम क्या कह रहे हैं, मीजोपॉज, जहाँ पर जाकर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पर जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कि वहाँ पर जाकर रुक जाएगा, मजीद डिक्रीज नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मीजोपॉज। सेकेंड लास्ट लेयर इज आइनोस्फेयर, जिसे हमने थर्मोस्फेयर भी बोला था। हमने कहा था कि थर्मोस्फेयर के अंदर ही आइनोस्फेयर आती है, इसीलिए हम दोनों को एक ही कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज आइनोस्फेयर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर अबव द मीजोस्फेयर अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर तक की जो रेंज पहुंच रही है हमारे पास, उसे हम क्या कह रहे हैं, आइनोस्फेयर। और ये आइनोस्फेयर वो पार्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी फ्री रेडिकल्स और आइंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर सकती है। मतलब ये इसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से ये जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं इसको रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन वास्ट रेंज तक जा सकती है, वास्ट डिस्टेंसेस तक उसकी कम्युनिकेशन चल सकती है, जिसकी वजह से ये जो लेयर है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइनोस्फेयर। Ionosphere reflects short radio waves making telecommunication possible over long distances. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, मुख्तलिफ तरह की वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आइनोस्फीयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ द लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर जो कि आउटर फ्रिंज है एटमॉस्फेयर की, टॉप मोस्ट बाउंड्री है, जिसके बाद हमारी जो है स्पेस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये जो लास्ट बाउंड्री है, इसको हम कह सकते हैं कि इसके बाद स्पेस बिगिन होगी और इसके अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डेंसिटी मेनली ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होती है। उसके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे लेयर की तरफ मूव करते हैं, डेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ये एक्सोस्फीयर है जो कि फिफ्थ वन या फिर लास्ट लेयर है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, ना होने के बराबर यहाँ पर डेंसिटी होती है। फिर उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर इसीलिए लाइफ बिल्कुल मुमकिन नहीं है, यहाँ पर लाइफ का सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, और बेसिक कंपोनेंट जो है या बेसिक एलिमेंट जो है यहाँ का, वो मेनली हाइड्रोजन बीइंग डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, अब आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर का स्केल है और वाई एक्सिस पर आल्टीट्यूड है। ठीक है, टेम्परेचर की मेजरमेंट है और साथ साथ आल्टीट्यूड हमने मेजर करना है मुख्तलिफ तरह की लेयर्स का। ठीक है, इसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटो है, मीजो है और थर्मो है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, अब हम ग्राफ में देख रहे हैं इसको। ट्रोपोस्फेयर में जैसे हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज होता है, और वो डिक्रीज कहाँ से कहाँ पर मैंने बोला था कि 17 से -58 या माइनस अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
तो आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा 17 टू -60 तक जा रहा है इसका टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक बाउंड्री आ जाती है, ये टॉप मोस्ट लेयर आ जाती है ट्रोपोस्फेयर की, जिसे हमने कहा था ट्रोपोपॉज, कि जहाँ पर जाकर टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वहाँ पर जाकर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और इसको भी हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज लोअर, मिडल एंड अपर। और मिडल लेयर में आपको नज़र आ रहा होगा ओजोन मैक्सिमम, के मिडल लेयर में जो है ओजोन पाई जाती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज कहाँ से कहाँ पर हो रहा है कि -58 या फिर -60 से जो टेम्परेचर है वो दोबारा पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और अबाउट आपको 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होता नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फिर हम जब थर्ड लेयर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में दोबारा से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और वो डिक्रीज जो है अबाउट -93 या -90 तक हमारे पास वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर आ जाती है हमारे पास, और थर्मोस्फेयर में दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, -90 से जो हमारा टेम्परेचर दोबारा स्टार्ट होगा वो दोबारा इंक्रीज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखना यह है कि टेम्परेचर कौन सी लेयर में इंक्रीज हो रहा है, कौन सी लेयर में डिक्रीज हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर मेनली डिक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाइट की तरफ जाते हुए डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करें तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन पाई जाती है जो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। फिर मीजोस्फेयर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह थर्मोस्फेयर पर जाते हुए दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये था हमारा टेम्परेचर चेंजेस जो कि एटमॉस्फेयर में हो रही होती हैं। नाउ व्हाट इज एयर। ठीक है, कि अभी हमने जो एटमॉस्फेयर डिस्कस किया है बेसिकली वो एयर ही हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ तरह की लेयर्स में डिवाइड कर दिया, फिर हमने उस लेयर को डिस्कस किया डिटेल में। अब हमने बेसिकली एयर को डिस्कस करना है कि एयर क्या होती है। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया कि एयर जो है गैशियस मिक्सचर है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। और वो ये जो गैसेज है मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेस्पायरेशन करनी है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायरेशन के लिए, तो वो कहाँ से आएगी, एयर से। इसी तरह फोटोसेंसिस हो रही होती है नॉर्मल रूटीन की लाइफ में, तो उस फोटोसेंसिस के प्रोसेस के लिए उन्हें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, वो इसी एयर से आएगी। ठीक है, कि होता क्या है, फोटोसेंसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी होती है, इसी तरह ऑक्सीजन रिलीज करनी होती है। और ऑक्सीजन वो जो रिलीज करते हैं वो हमने और एनिमल्स ने इस्तेमाल करनी होती है रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, एक तरफ जो प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं वो एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, और एनिमल्स जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कौन इस्तेमाल करेगा, वो दोबारा से वही प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंटरचेंज चल रहा होता है प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान, और एक कांस्टेंट एक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वही ये जो मुख्तलिफ तरह की गैसेज हैं उन्हें रेस्पायरेशन और फोटोसेंसिस के लिए दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक गैशियस मेंटल है, एयर एक गैशियस मेंटल है। देयर इज फाउंड अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। मुख्तलिफ तरह की गैसेज की अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज प्रोपोर्शन में हमारे पास मौजूद होती है। ऑफ दीज वेरियस गैसेज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर। आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं हमारी एयर में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बेसिक कंपोनेंट है हमारी एयर का। ऑक्सीजन आपको पता है कि बेसिक हमारी गैस है जो कि हमारे लिए रेस्पायरेशन के लिए, हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी साथ साथ नाइट्रोजन जो है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड बना रही होती है, हमारी प्रोटीन का बेसिक कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन है। हमारा आरएनए और डीएनए के अंदर जो बेसिस पाई जाती हैं वो भी नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती हैं। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी पार्ट्स को बिल्डअप करने के लिए। लेकिन ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है वो N2 की फॉर्म में होती है, वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है, तो उसको पहले हमें फिक्स करना पड़ता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है और उसको फिक्स करने के लिए मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्जी होती है जो कि उस नाइट्रोजन को फिक्स करती है। क्योंकि वो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको ना प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, ना ही एनिमल्स। उसको पहले फिक्स करना होगा और वो फिक्सेशन कौन करेगा? मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फिक्स कर लेंगे फिर वो उसको प्लांट्स में देंगे और प्लांट्स के बाद हम उसको प्लांट्स के ज़रिए से एनिमल्स भी उसको यूटिलाइज करेंगे और उसको ह्यूमंस भी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये एक पैसेज चल रहा होता है, एक साइकिल चल रहा होता है इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ तरह की मिनरल्स का, मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, तो एयर की हम बेसिकली अगर बात कर रहे थे तो एयर के हम अब कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर बेसिक गैसेस कौन सी पाई जाती है। ठीक है, आपको ये एक नज़र आ रहा है टेबल जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है मेनली बेसिक कंपोनेंट अगर हम जिसे कह रहे हैं एटमॉस्फेयर का या एयर का, उसके अंदर 78% हमारी नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन मेनली हम कह सकते हैं 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 0.03, मतलब बिल्कुल कम अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की जिसको प्लांट यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं रेस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, इसी तरह आर्गोन जो है जो कि एक हमारी इनर्ट गैस है, नॉन फ्लेमेबल होती है, नॉन रिएक्टिव होती है आर्गोन गैस। उसकी अमाउंट जो है एयर में 0.93% उसकी अमाउंट है, अबाउट 1% के करीब इसकी कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद मिसिलेनस गैसेस जो हैं मतलब मुख्तलिफ तरह की जो ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं, बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं, उसे हम कह रहे हैं वो तकरीबन 0.02% है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं जो ट्रेस अमाउंट में पाई जा रही हैं? उसके अंदर हमारी रेडोन गैस है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जो कि बेसिकली सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं। आपको पता है कि आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, नियोन जो कि इनर्ट गैसेस हैं। फिर उसके बाद सल्फर आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं एयर के अंदर। बेसिकली 3 जो है नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये बेसिक कंपोनेंट होती हैं हमारी एयर का। In general, the composition of these gases in air and in other media, so earth, such as water or soil, is in equilibrium with the atmosphere. कि इसकी जो हमने एक नॉर्मल पोजीशन आपको, जैसे आपको नॉर्मल अमाउंट बताई है कि अगर नाइट्रोजन है तो उसकी अमाउंट है 78%, तो ये इसकी अमाउंट जो है कांस्टेंट है, विद इन एक्विलिब्रियम है कि ज़्यादा चेंज नहीं आता। बहुत कम माइनर सा चेंज अगर आएगा तो आएगा, लेकिन ज़्यादा चेंज इसके अंदर नहीं आता। बेसिकली अमाउंट जो है वो एक एक्विलिब्रियम की पोजीशन में ही मेंटेन रहती है। ठीक है, इसके अलावा गैसेस के अलावा हमारी एयर के अंदर मुख्तलिफ तरह के सस्पेंशन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि लिक्विड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जो हमारे पास मॉइस्चर की सूरत में हमारे पास मौजूद होता है एयर के अंदर। इसके अलावा अगर सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो हमारी सॉइल मौजूद है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है हमारी एयर के अंदर। इसके अलावा स्मोक है और सॉल्ट के पार्टिकल्स हमारी एयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये चेंज जो है बिल्कुल एक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद होता है हमारे एयर के अंदर। इन स्पेशल इकोलॉजिकल हैबिटेट्स सच एज एनारोबिक रीजन ऑफ डीप लेक्स और सैंड मड फ्लैट्स, however the composition of gases of air is altered dramatically। कि मुख्तलिफ तरह की जो इकोलॉजिकल हैबिटेट्स हैं जिसमें हमारी लेक्स आ जाती हैं, मड फ्लैट्स आ जाते हैं, उसमें अमाउंट ऑफ जो गैसेस है एयर के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे हम समुद्र की तह में मौजूद होते हैं, तह की तरफ जा रहे होते हैं, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो लेके जाए जाते हैं समुद्र की तरफ, समुद्र की तह में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे अमाउंट डिक्रीज हो रही है ऑक्सीजन की समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस पाई जाती हैं वाटर के अंदर जो कि ब्रीथिंग में हेल्प कर रही होती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर तो ज़्यादा चेंज नहीं आता गैसेस का, लेकिन मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट के अंदर चेंज आ सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि एयर के अंदर मुख्तलिफ तरह की गैसेस हैं, उसके अंदर ट्रेस अमाउंट में गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा सॉलिड सस्पेंशन पार्टिकल्स की बात की हमने। अगर हम इसी तरह मुख्तलिफ तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में हमारे मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं हमारी
एयर के अंदर पोलन ग्रेन्स भी मौजूद होते हैं, उसके अंदर हमारे फंगल स्पोर्स भी मौजूद होते हैं, और बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यही जो है हमारे बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक पार्ट्स बना रहे होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर का या फिर एयर का। एयर एज अ मीडियम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस पॉइंट में हमने डिस्कस करना है कि आया कि एयर एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकें या फिर वो जो है लाइफ को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, अब हमने इसके मेनली ड्रॉबैक्स को डिस्कस करना है कि इसके अंदर लाइफ एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम इसको पॉइंट डिस्कस करें तो इसके अंदर लेस बायंसी पाई जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, लेस बायंसी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, एयर के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है तो वो डायरेक्टली एक्सपोज होता है ग्रेविटी के साथ। ठीक है, कि उसने लैंड है उसके नीचे, ओबियसली एयर है तो उसके नीचे लैंड है, तो लैंड जो है उसके ऊपर ग्रेविटी है, मतलब कशिश शकल है कि वो अपनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस बॉल ने नीचे की तरफ ही गिरना है, ज़मीन पर ही गिरना है। ऐसा नहीं है कि उसने एयर के अंदर ही स्टक कर जाना है, उसने नीचे ही गिरना है ना। तो वो गिरना क्यों है, उसने नीचे की तरफ क्यों आना है? क्योंकि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म एयर में, अगर वो एयर में रह रहा है तो वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी कैपेबिलिटी है कि वो ग्रेविटी को अपोज कर सके, मतलब ग्रेविटी के अपोज होकर वो उसको सरवाइव कर सके, तब तो वो एयर के अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ये जो कशिश शकल है उसको अपोज कर लेते हैं और वो अपनी फ्लाइट जारी रखते हैं, जिसकी वजह से वो एयर में सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि मुख्य तरह के मैमल्स हैं, तो वो इसलिए सरवाइव नहीं कर सकते एयर के अंदर क्योंकि उनके अंदर जो कशिश शकल है या फिर जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, जिसकी वजह से वो के अंदर नहीं रह सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया कि ग्रेविटी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती एयर के अंदर। सेकेंड जो है टेम्परेचर चेंज, ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज आता है एयर के अंदर, जिसकी वजह से या तो ओवर हीटिंग हो जाती है या फिर ओवर चिलिंग हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म अगर एयर में रह रहा है तो वो डायरेक्टली एक्सपोज होता है मुख्तलिफ तरह की गैसेस के साथ, जिसकी वजह से एवेपोरेशन अगर होती है वाटर की तो इस हद तक हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म से वाटर इस तरह एक्सक्रीट हो जाता है कि डेसिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डेसिकेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से, और साथ साथ उसकी जो वाटर की कंसनट्रेशन है उसकी बॉडी में वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो दो रीजंस हो गई कि या तो टेम्परेचर का चेंज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ साथ ग्रेविटी का पुल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर में लाइफ एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं करती। थर्डली इसका ये है कि इसके अंदर मिनरल सप्लाई बहुत कम होते हैं। ठीक है, मिनरल सप्लाई जो है एयर के अंदर बहुत कम होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको पता है कि मिनरल की जो सप्लाई है ऑर्गेनिजम्स को वो सॉइल से मिल रही होती है। ठीक है, और सॉइल के अंदर मिनरल्स जो अगर ऑर्गेनिजम्स को ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एयर में वो मिनरल्स नहीं पाए जाते और वहाँ पर लाइफ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो बायोटा या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एयर के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, उसकी हमने वजह डिस्कस की। अब हमने बेसिकली जो डिस्कस करना है, अब हमने बताना है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाइफ अपनी एयर में गुजारते हैं, वो मेनली कौन कौन से हैं। अगर एग्जांपल्स लें हम तो उसमें मुख्य तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें बटरफ्लाइज हैं, मुख्य तरह के फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं, हवा में सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग फ्रॉग है, फ्लाइंग लिजर्ड्स हैं, फ्लाइंग फैलेंजर्स हैं। ठीक है, फ्लाइंग फैलेंजर्स ये मैमल्स हैं जो कि मार्सूपियल मैमल है और हवा में उसकी फ्लाइंग होती है, जिसके इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लाइंग फैलेंजर, जो कि एयर में सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा बैट्स हैं जो कि मैमल्स हैं, और बर्ड्स आपको पता है कि वो भी एयर में फ्लाइट अपनी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से लाइफ ज़्यादा पॉसिबल क्यों नहीं है एयर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज़ एटमॉस्फेयर एंड एयर। एटमॉस्फेयर में हमने बेसिकली 5 लेयर डिस्कस की एटमॉस्फेयर की, और उसमें हमने मेनली स्ट्रेटोस्फेयर पर फोकस किया, जिसमें हमने कहा था कि ओजोन बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर का कंपोनेंट है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन तक पहुंचने से रोक रही होती है। फिर उसके बाद हमने एयर डिस्कस की और एयर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, होप सो आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोस्फेयर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।